ये तो हम में से निकले, चाहे ये लोभ में गए हों चाहे भय में गए हों। धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए कर रहे हैं ताकि सब हिंदू एक हो जाएं और इसको हिंदू राष्ट्र बना दें और फिर मुस्लिम जो है पाकिस्तान चला जाए। मुसलमानों को हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए, हमारे भाई हैं, हमारे घर आ जाए, उनकी घर वापसी है, अपने घर आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू जागृत एकता पूरे भारत में शुरू कर दी है। हिंदुओं को जोड़ने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी बीच इस पर बातचीत करने के लिए धार्मिक संस्था आर्य समाज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश कुमार शास्त्री। इनसे बातचीत करेंगे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ये यात्रा चला रहे हैं, क्या हिंदू समाज के जितने भी अलग अलग पद्धतियां हैं, वो आर्य समाज हो, संत निरंकारी सत्संग भवन हो, गायत्री परिवार हो, ब्रह्म कुमारी हो, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और क्या वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए जो वर्तमान के देश के हालात है उसमें सनातन समाज को एक करना क्या फिलहाल मजबूरी है या फिर ये समय की मांग है, इसी पर बातचीत करेंगे। तो दिनेश शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान पर। धन्यवाद। आपसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ये जो यात्रा चला रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो ये कदम उठाया है और पौराणिक व्यवस्था में जो जन्मना जाति की व्यवस्था को मानते आए हैं और उससे अलग हट करके उन्होंने जातिवाद के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है वो प्रशंसनीय है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आर्य समाज तो अपने जन्म से ही जन्मना जाति का विरोध करते आया है और जन्मना जाति जो है वो व्यवहार में फिट नहीं बैठती है, तर्क की कसौटी पे पूरा नहीं उतरती है। उदाहरण देखिए आप, डॉक्टर का बेटा जब तक डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करेगा तो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करेगा तो इंजीनियर नहीं बन सकता, एक किसान का बेटा यदि खेती नहीं करेगा, खेती करना नहीं सीखेगा तो किसान नहीं हो सकता। तो फिर ब्राह्मण का बेटा यदि ब्राह्मण के कार्य नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, अध्ययन नहीं करेगा वेद शास्त्र, तो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बहुत सही ये किया है और इसका हम स्वागत करते हैं और स्वागत किया जाना चाहिए। जातिवाद वस्तुतः एक बुराई है, भयंकर बुराई है, कैंसर से भी खतरनाक बुराई है। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। आपको क्या लगता है जो वर्तमान समय है, क्या उसकी मांग है सनातन समाज का एक होना? उन्होंने बार बार कहा है कि जाति को छोड़ो, सबसे पहले हम हिंदू हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। असल में क्या है कि जब तक आप उसमें बटे रहोगे वर्ग भेद में, अब बटने के ये जो फूट की बीमारी है, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इसको उद्धृत किया है। फूट की बीमारी महाभारत काल से तो बहुत अपने उस विस्फोटक रूप में हमारे सामने आ गई थी, बल्कि उससे पहले से शुरू हो गई थी ये फूट की बीमारी महाभारत। अच्छा, दुर्भाग्य ये है कि महाभारत ने हमारा नाश कर दिया, उसमें क्षत्रियों के नाश हो गए, बड़े बड़े वीर काम आ गए, विद्वान भी उसमें काम आ गए। अच्छा, तो बहुत सारी बीमारी महाभारत के कारण। अब दुर्भाग्य यह है कि उस फूट को आज तक भी हम दूर नहीं कर पाए। वो फूट आज भी हमारे अंदर व्याप्त है। कहीं क्षेत्रवाद है, क्षेत्र के नाम पे व्याप्त है, कहीं जाति के नाम पे व्याप्त है, कहीं और वर्गों के नाम पे व्याप्त है। तो जो क्षेत्र के नाम पे भी बड़ा विरोध होता है। दक्षिण में हिंदी का विरोध करते हैं, वो क्षेत्रवादी तो है। भाषा का भी विरोध होता है, भाषा का विरोध करते हैं, कहीं भाषावाद भी है। पंजाब हरियाणा पहले एक थे, तो वो पंजाब हिंदी से नफरत करते थे, तो फिर हरियाणा को अलग होना पड़ा, पंजाब हरियाणा अलग हुए हिंदी के नाम पर। उसमें आर्य समाज ने लड़ाई लड़ी आदिवासी। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, मैं महर्षि दयानंद गुजराती थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ था और गुजराती उनकी मातृभाषा थी। बावजूद इसके उन्होंने अपना कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। क्योंकि वो जानते थे कि यदि इस पूरे देश को एक सूत्र में कोई भाषा पिरोने की क्षमता रखती है तो वो हिंदी है। इसलिए उन्होंने अपने सारे ग्रंथ जो लिखे वो हिंदी में लिखे। लेकिन आजकल आप देखते हैं, अगर महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर भी ये घटना देखने को मिलती है। अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो कहीं मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, धमकाया जाता है। आपको क्या लगता है आने वाले समय के लिए ये घटनाएं
क्या जहर का काम करेंगे सनातन समाज के अंदर? नहीं, वो कर रही हैं। क्या पहले धर्म का, फिर मनुष्य का, और अब भाषा तक का विरोध आपस में होने लगा है? प्रशांत जी, मैं अभी पहले भी आपसे बता रहा था कि दिक्कत क्या है कि बहुत सारे वाद हैं। जब हम ऐसे उन वाद में बट जाएंगे तो फिर बिल्कुल एकदम अलग ही हो जाएंगे, कहाँ किस उस पर लगेंगे। पूरा भारत एक है। जब तक आदमी, हर आदमी के दिमाग में, हर हमारे देश के नागरिक के दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि भाई हम भारतीय हैं, भारतीय पहले हैं। उत्तर प्रदेश के, अच्छा बंटने का तरीका देखिए आप, यदि बंटने लगेंगे तो पहले तो पे भारत से हम आ गए प्रदेश पे। कोई कहता मैं है उत्तर प्रदेश बिहार को बिहारी कहा जाता है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। बिहार कहेगा बिहार वाले हमें बिहारी होने पर गर्व है, राजस्थान वाले कहेंगे हमें राजस्थानी होने पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है, हम उससे। तो आपस में लड़ते रहो, सिर्फ फुटबॉल करते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो। अच्छा ये तो प्रांतवाद में बट गए, फिर यही नहीं रुकेंगे। जब ये हम प्रांतों का बंटवारा हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में 60 जिले हैं लगभग। अच्छा, वो फिर जिले में मथुरा वाला कहेगा मैं मथुरा का हूँ, मैं आगरा से बड़ा हूँ, आगरा वाला कहेगा मैं सहारनपुर से, सहारनपुर मेरठ से, वहां से। अब जिले में लग गए। उसके बाद देखिए आप, हम राम की भूमि से हैं, हम कृष्ण की भूमि से हैं, ये सब भी तो आता है। ये बात आएंगी, बिल्कुल आएंगी। नहीं, फिर जिले में बटे, जिले से फिर तहसील में बटे, तहसील से फिर आप डाकखाने स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे बट जाएंगे, फिर गांव पे आ जाएंगे, और गांव में भी फिर आप मोहल्ले में आ जाएंगे, फिर जाति पर आ जाएंगे, मोहल्ले में। तो बटने का तो फिर आप खत्म ही हो, कहाँ रह जाओगे, एक रह जाओगे। आपको उदार होना होगा। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया, हमारे पूर्वजों ने एक शिक्षा दी, क्या? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यम न जाए अयम परोवेति गणना लघुचेतसाम। जो छोटी वृत्ति के लोग होते हैं, संकुचित वृत्ति के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये मेरा है, वो पराया है, ये वो है। और जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो खुले दिल के होते हैं, दिल और दिमाग के, उनके लिए सारी धरती अपना परिवार होती है। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी सोच थी, ये हमारा विचार था। तो फिर ये भारत विश्वगुरु था। चलाए धीरेन्द्र शास्त्री ने, वो ये भी कहते हैं कि एक हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। देखो, ये तो बात बिल्कुल साफ है कि जो संगठन जितना अधिक दृढ़ होगा, मजबूत होगा, उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। और आजकल तो खासतौर से ये लोकतंत्र है। हालांकि ये लोकतंत्र वैज्ञानिक दृष्टि से वो नहीं उतरता, क्योंकि उसमें आपके वोट की भी वही कीमत है, मेरे भी वोट की वही कीमत है। एक प्रधानमंत्री जो पद पे आसीन है उसके वोट की, और एक जो आम नागरिक का आम वोट है उसकी भी वही कीमत है। ये इसको हम अच्छाई के तौर पे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अच्छाई है नहीं ये। एक आदमी, अनपढ़ आदमी, जिसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, एक बहुत लगता है आपको, अगर अभी भी हमें एक नहीं हो पाए, या सनातन समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग एक नहीं हो पाए, तो कटने का टाइम नजदीक है? बटोगे तो कटोगे, वो तो दिखाई दे रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है। मैं इस पे एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। एक किसान के खेत में वो 4 लोग वो तोड़ने चले गए गन्ना। मैं तो किसान परिवार से आता हूँ, और चारों ने वो गन्ने तोड़ लिए अपने, 4-4 6 तक बांध लगे। इतने वो आया किसान, तो उस किसान ने कहा कि भाई ये तो बड़ा नुकसान, देख के कैसे उसे, अब वो 4 वो अकेला कैसे निपटे। तो उसने एक दिमाग लगाया, भाई ऐसे तो चारों से तो तेरी बात बन नहीं सकती। तो उसने एक एक को पकड़ा, एक एक का, भाई तू कौन? मैं तो, अरे भाई तेरी तो कोई बात नहीं, तू तो हमारा लाला है, तेरे से तो हमें रोजाना उधार लेना पड़ता है, तेरे बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता। और तू कौन है? उससे पूछा करके एक को पकड़ लिया। बोले ये तो मेरा, ये इससे ये संबंध है, इससे ये संबंध है, और तू क्या है? एक के मारा खींच के, एक एक करके उसने मतलब चारों को निपटा दिया ऐसे। अच्छा। एक एक करके कर देगा। तो ये जो फूट है, तो ये फूट यही तो है, ये तो डाल रहे हैं, इसी से तो हम बटे, इसी से पिट रहे हैं, रोज कुट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, सब कुछ है। और ये राजनीतिक षड्यंत्र है। नहीं तो हमारे यहाँ तो बड़ा भाईचारा था, बड़ा भाईचारा था। हमारे यहाँ वर्ग व्यवस्था थी। देखो, उदाहरण के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ आपको। नाई का उधर, ये जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उनके जो नाई था उसकी लड़की का विवाह था। तो नाई उनको निमंत्रण देने गया प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री जी के पद पर रहते हुए, ये एक उदाहरण है, चौधरी चरण सिंह जी अपने नाई की बेटी का वो लिख रहे थे, कन्यादान। अच्छा, आप समझ सकते हो, यदि भेदभाव होता, छुआछूत होती, कोई अलगाव होता, तो एक
उस स्तर पर पहुंचे वो व्यक्ति एक छोटे स्तर जो माना जाता है उसके लिख रहा होता ना। हमारे यहाँ सब थे, एक दूसरे काम नहीं चलता था भाई। बढ़ई हमारे वो औजार बनाता था खेती के, दराती, फावड़ा, कसी और जो चीजें होती थी, हल आदि उसकी, और नाई बाल आदि काटता था, निमंत्रण देता था। विवाह शादी का एक समय तो ऐसा था कि नाई की पूरी जिम्मेदारी होती थी, लड़की का विवाह तय कराता था, लड़के का विवाह ले लेता था, ये सब होता था। तो भेदभाव कहाँ से आ गया बताओ आप, एक सामाजिक समरसता। और अब उसका वो देखिए, ब्राह्मण हमारे धार्मिक अनुष्ठान करता था, कराता था, कई कुछ है जो भी है। वैद्य हमारी मिलजुल के सबका काम चलता था। अब इसका बंटवारा देखिए ना आप, अभी वो जो नाई बाल बना रहा है, हमारे और दूसरे काम ही देख रहा है, बड़े वो कर रहा है, ब्राह्मण हमारे धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, उस समय वो नहीं ले रहा वो कुछ। कब ले रहा है? जब एक किसान की फसल आ गई, अब वो फसल का बंटवारा हो रहा है। भाईचारा था इतना, तो इतना उसी से चलता ही था भाई। नाई का इतना बनेगा, ब्राह्मण का इतना बनेगा, बढ़ई का इतना बनेगा, वैद्य का इतना बनेगा, उसका इतना बनेगा, बनिए के उधार है वो। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ऐसी जो यात्राएं चल रही हैं वो समाज में भेदभाव पैदा कर रही हैं, जैसे दूसरे धर्मों के लिए, यानी मुस्लिम समाज के लिए खतरा। अरे भाई क्या मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान करने के लिए मैं समझ गया, संगठन बनाए जा रहे हैं। नहीं प्रशांत जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर मैं एक बात ये कह रहा हूँ, ये भी राजनीति है। नहीं तो आप तो शायद खुद ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो। हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो हैं वो मलिक आज भी लिखते हैं अपने नाम किया। हाँ। पीछे मलिक जोड़ते हैं, राणा जोड़ते हैं, राणा जोड़ते हैं, एक गुजर भी अभी एक बहुत बिल्कुल सजीव उदाहरण दे रहा हूँ, इकरा हसन गुजर है। हाँ। तो इनके पूरे ये तो हम में से निकले, चाहे ये लोभ में गए हों चाहे भय में गए हों, ये तो हमारे ही भाई बहन तो हैं। ये तो एक किसी मजबूरी में, पराधीनता में, किसी उसमें चले गए। आज भी तो आ जाएंगे हमारे यहाँ, लेकिन इनको कुछ लोग जो राजनीति के कारण, कुछ अपने स्वार्थ के कारण से ये बाधाएं, ये तो हमारे ही, ये कोई अरब से आए हैं क्या? तो आप परेशान नहीं करेंगे इन लोगों को? नहीं, क्यों? अरे क्यों परेशान करेंगे? तो कल मिल जाए, मैं आज भी मिल जाए, हम तो भाई हम रहते हैं, करते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए कर रहे हैं ताकि सब हिंदू एक हो जाए और इसको हिंदू राष्ट्र बना दें और फिर मुस्लिम जो है पाकिस्तान चला जाए? नहीं, ऐसे तो एक बात बताओ, जितने जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वैसे सही संख्या तो नहीं पता, 60 के आसपास शायद हैं मुस्लिम राष्ट्र। हाँ। घोषित रूप से मुस्लिम राष्ट्र हैं वो। वहाँ हिंदू नहीं है क्या? वहाँ ईसाई नहीं है क्या? क्या वो परेशान है हिंदू? तो जब वहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ क्यों दिक्कत होगी? अच्छा, और सुनो, अमेरिका ईसाई है, वहाँ कितने हिंदू हैं? बहुत। अमेरिका तो अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र मानता है। कनाडा में सिख हैं। तो यहाँ किसी को कहाँ दिक्कत? और ये है, हम तो ये मुसलमानों को हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए, हमारे भाई हैं, हमारे घर आ जाए, उनकी घर वापसी है, अपने घर आ जाए। भाई सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो कोई भटका हुआ थोड़ी माना जाता है। सुबह का भटका हुआ चला हुआ शाम को आ जाए, हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका, आ जाए। इसी बात से तो वो डरे हुए हैं कि आप एक हो जाएंगे तब तो आप जबरदस्ती कर वापसी। जबरदस्ती कुछ, एक बात बताओ, जबरदस्ती से कुछ नहीं होता, जबरदस्ती नहीं अपनाया जा सकता। आज तो विशेष तौर से नहीं अपनाया जा सकता, कभी से भी जबरदस्ती कोई चीज नहीं हो सकती। आप मुझे जबरदस्ती नहीं बैठा सकते। क्या मानते हैं आपके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री बार बार कहते हैं? आपने इतने ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, आप खुद जो है प्रचार ट्रस्ट में कार्य करते हैं, किताबों का भंडार आपके पास है, आपने पढ़ी भी होंगी। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत को? वैसे तो क्योंकि आप कहते हैं ना हिंदुओं का तो कोई राष्ट्र है नहीं फिलहाल में। हाँ, नहीं, वैसे तो ये एक औपचारिकता ही है, नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। अच्छा, सैद्धांतिक दृष्टि। देखिए एक बात देखिए, आप एक उदाहरण देखिए। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं। हाँ। अब चारों पुत्र शामिल होते हैं, जब तक तो एक ही होते हैं वो। हाँ। जब 4 अलग हो जाएं और एक पिता ने चारों को अलग अलग संपत्ति बांट दी, अब या किसी के 2 ही बेटे हों तो वो 2 जगह बट जाएगी। तो 2 जगह बटने के बाद तो फिर जहां से आप चले गए, मान लो एक अलग अलग हो गए, लेकिन एक भाई यूं कहेगा उसने संपत्ति तो ले ली, जमीन जायदाद जो भी थी वो तो लेके चला गया, और अपने बच्चों को दूसरे के पास छोड़ दे। अच्छा, फिर वो भैया हैं तो उसके भाई की संतान ना वो, तो अपना में उनको रख ले अपने पास। अब कालांतर में आकर के यदि वो जो भाई उन्होंने रख लिए थे अपने अपनापन में, भाई उसके बाप की संपत्ति तो बाप के पास चली गई,
अब वो तो वहां अपने अपनापन में रख लिया ना उसने, अब वो संपत्ति पर दावा करने लगे, तो ये तो बात गलत है ना। या ठीक है भाई, दो भाई थे तो दोनों बट गए ना, भारत पाकिस्तान। मुसलमानों ने अपने धर्म के आधार पर, अपने मत के आधार पर ही तो अपना अलग देश मांगा, पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान चले गए, हिंदू हिंदुस्तान। तो ये तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है ही, हिंदू का। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री अगर आते हैं, कह रहे हैं कि यात्रा जो उनकी चल रही है, आप स्वागत करेंगे उनका, हर माध्यम से उनकी मदद करेंगे? नहीं, हम तो स्वागत करेंगे बिल्कुल, और कर रहे हैं, करने चाहिए। हमारे लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो सही सिद्धांत की जहाँ बात आएगी उस पर बिल्कुल समर्थन करेंगे, हम कहाँ उनसे अलग हैं। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शास्त्री जी, जिन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भी यात्रा चला रहे हैं, ये समय की मांग है, और ये जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, हम उनका हर तरीके से सहयोग करेंगे। फिलहाल